करो ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, बायजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशंस में आप सबों का स्वागत है। मैं 1 मिनट के बाद शुरू करूंगा ताकि हमारे और दोस्त जो जुड़ने वाले हैं वो जुड़ सकें। और जितने भी लोग जुड़ चुके हैं, सौरभ, एहसान, संदीप, सुनील, संजय, विकास, धर्मेंद्र, एवरीवन अ वार्म गुड मॉर्निंग। आप सबों को, रोहित, मेरे तरफ से आप लोगों को एक वार्म गुड मॉर्निंग है। दोस्तों, कल जहां तक हम लोग पहुंचे थे वहीं से कंटिन्यूएशन आज होगा, वहीं से शुरुआत करेंगे। 1 मिनट के बाद अपने और दोस्तों को जुड़ने देते हैं और उसके बाद शुरू करेंगे। मैं अच्छा हूं और मुझे उम्मीद है कि तमाम लोग जो हमारे साथ आज जुड़े हैं वे लोग अच्छे होंगे, आप लोग सकुशल होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी और आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि कल का क्लास देख रखा होगा कि दोस्तों कंटिन्यूएशन है, वहीं से जुड़ी हुई बातें हम लोग करेंगे। तो आप लोग जुड़ चुके हैं, अच्छी बात है। फहाद, अमरजीत, शुभम, प्रग्नेश, चन्नू, कार्तिकेय, सब, पीटर, एवरीवन वार्म गुड मॉर्निंग। जस्ट और 10 सेकेंड और आज की पढ़ाई शुरू की जाए। दोस्तों याद रखिए, ये आपका चैनल है, इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए। और एक चीज याद रखें कि यहां पे हम लोग सिर्फ पढ़ाने के उद्देश्य से आए हैं। तो चलिए आज का क्लास, आज का सेशन शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, कल जहां तक हम लोग रुके थे वहां पे प्रोविंशियल किंगडम्स में कल मैं 2 मिनट कल की बातें बता देता हूं ताकि अगर कोई दोस्त नहीं कल का अटेंड किए हैं तो काइंडली उसको अटेंड कर लीजिए और फिर आज का शुरू कीजिए। देखिए, कल सबसे पहले मैंने बात की थी अराइवल ऑफ यूरोपियंस के आगमन की चर्चा मैंने की और यहां मैंने पुर्तगाल, डच, डेन्स, इंग्लिश और फ्रेंच, इन 5 नेशनैलिटीज के जो लोग हमारे देश में आकर आक्रमण करके या व्यापार करके जिस तरीके से यहां सेटल कर गए, उनकी हमने विस्तार से चर्चा की। दोस्तों मैंने कल आपको बताया किस तरह के सवाल आ सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था सवाल कि जहांगीर के दौर में पहला अंग्रेजी फैक्ट्री यहां स्टैब्लिश हुआ, तो उस तरीके के कुछ सवाल आ सकते हैं। दूसरी बात इसके बाद हमने की कि किस प्रकार ये मुगलों का जो डिक्लाइन हुआ, उनका पतन जो हो गया, और उसके बाद जो उत्तर पूर्वी मुगल, जिनको हम लेटर मुगल्स कहते हैं, वो कैसे आए, कौन कौन थे, कहां पे रूल कर रहे थे, कैसे रूल कर रहे थे, इन तमाम चीजों को हमने देखा। और दोस्तों इसके बाद मैंने तीसरा टॉपिक शुरू किया था कि जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट शुरू हुए, जो प्रांतीय सरकार इधर उधर, जैसे कल हमने बात की हैदराबाद की, कर्नाटक की, मैसूर की, तो ये जो प्रांतीय सरकारें बनी जहां तहां, उनके बारे में हमने चर्चा की और हमने कहा कि भाई इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे वनडे एग्जाम्स जो होते हैं, जैसे अभी तो हम लोग दिल्ली कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई है, यूपी एसआई है, इन तमाम जगहों पर इस तरह के हिस्ट्री से जुड़े हुए, इतिहास से जुड़े हुए काफी सारे सवाल आ सकते हैं। तो ये एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन था कल जो हमने पढ़ा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देख लेंगे। और दोस्तों इसके बाद आगे का आज का हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। केरला से बातचीत करते हैं। दोस्तों देखिए, उस वक्त जैसे आप आज हमारा अगर दक्षिण का हिस्सा देखें, जस्ट 1 सेकेंड दोस्तों, जैसे आप दक्षिण का हिस्सा देखें तो ये हिस्सा हमारा केरला है, ये राज्य है। उस दौर में ये 4 भागों में बटा हुआ था।
जैसे देखिए कैलिकट, कोच्चि, चिरक्कल और ट्रेवनकोर, इन 4 राज्यों में बटा हुआ है, जिसमें सबसे महान राजा जो उभरते हैं, सबसे ग्रेटेस्ट किंग, उनका नाम है मार्तंड वर्मा। दोस्तों ये कब आते हैं ये आपको ब्रैकेट में मैंने लिखा है, लेकिन आप देखिए मैंने इसको लाल में नहीं किया है, मतलब उम्मीद नहीं है कि कभी ये पूछा जाएगा कि कब से कब रूल कर रहे हैं। ये जरूर पूछा जा सकता है कि ये कहां के रूलर थे, तो मैंने क्या कहा, ट्रेवनकोर के, आज के दौर का त्रिवेंद्रम का वाला जो एरिया है उस साइड के ये राजा थे। दोस्तों एक बहुत फेमस बैटल में ये इन्वॉल्व है, एक बहुत फेमस लड़ाई लड़ते हैं जो कि डच के खिलाफ लड़ते हैं, और इसको याद रखिएगा अपने एग्जाम के लिए, जिसको कहते हैं बैटल ऑफ कोलाचल। बस इसको याद रखिए कि डच के खिलाफ इन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और इसको जीत लिया। तो हमसे यह पूछ सकता है हमारे एग्जाम में, 2 तरीके के सवाल पूछ सकता है कि भाई बैटल ऑफ कोलाचल में मार्तंड वर्मा के खिलाफ कौन लड़ रहे थे, अंग्रेज, डच, फ्रांसीसी या डेन्स। या दूसरा सवाल यह पूछ सकता है कि भाई बैटल ऑफ कोलाचल जिसमें डच इन्वॉल्व थे वो किस राजा के खिलाफ था, मार्तंड वर्मा, राम वर्मा, टीपू सुल्तान, हैदर अली। तो दोस्तों यहां पे हमको यही 2 तरह का सवाल आएगा, उल्टा या इस तरीके से। तो इसके लिए आप तैयार रहिए। तो आपको बस कितना याद रखना है कि भाई बैटल ऑफ कोलाचल में डच इन्वॉल्व थे अगेंस्ट किन के, ट्रेवनकोर के, जिनके राजा हैं मार्तंड वर्मा। अब दोस्तों कल्चर भी हमने कल ही बताया कि कला और संस्कृति से भी जुड़े हुए सवाल हमारे एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो यहीं पे एक देखिए पद्मनाभस्वामी टेम्पल, दोस्तों आप सबों ने इसका नाम सुना होगा। ये हिंदू धर्म के सबसे रिच टेम्पल, सबसे अमीर टेम्पल के तौर पे, मंदिर के तौर पे जाना जाता है। उस वक्त इसको रिक्रिएट किया गया, पहले से मंदिर बना हुआ था, इसका पुनरुद्धार कराया गया। लास्टली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, लेकिन बाय द टाइम इनका जो ये कार्यकाल या जो इनकी सरकार खत्म हुई, जब तक मतलब इनकी मृत्यु हो गई 58 तक, ये जो केरला 4 भागों में बटा हुआ था ये 3 भागों में आ गया और चिरक्कल खत्म हो गया। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम क्या याद रखेंगे इस स्लाइड से, केरला बटा हुआ था, ट्रेवनकोर के राजा मार्तंड वर्मा थे, बैटल ऑफ कोलाचल लड़ा उन्होंने डच के खिलाफ। यही 3-4 वर्ड्स याद रखिए दोस्तों। इनके सक्सेसर कौन है, इनके सक्सेसर उत्तराधिकारी कौन है, ये अगर कभी पूछ दे तो याद रखिए उनका नाम है रामा वर्मा। देख लीजिए 58 से 98 ये रूल करते हैं। और दोस्तों इनके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन ये एक फेमस पोएट थे उस दौर के, एक बहुत अच्छे, कहा जाता है कि इनका इंटरेस्ट था यूरोपियन अफेयर्स में, न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे वहां के, और म्यूजिशियन थे, एक्टर थे, मैन ऑफ ग्रेट कल्चर। और खासकर कहा जाता है कि इनके दौर में मलयालम लिटरेचर को बहुत प्रमुखता मिली और मलयालम लिटरेचर बहुत तेजी से मतलब समृद्ध हुआ उस दौर में। तो दोस्तों केरला से इतना ही कुछ। आइए राजपूतों की बात कर लें। राजपूत स्टेट्स कहां पर है, आज के राजस्थान वाले इलाकों में राजपूत स्टेट्स की चर्चा है। दोस्तों यहां पर एक महान राजा की हम बात करेंगे जिनका नाम है राजा सवाई जय सिंह, जो कि बिलोंग करते हैं, कहां को बिलोंग करते हैं, अंबर। अंबर दोस्तों आज का मॉडर्न डे जयपुर हो गया। दोस्तों याद रखिए इनका नाम है जय सिंह। आप समझ सकते हैं राजा इनको टाइटल दिया गया, मतलब ये राजा है, सवाई इनको टाइटल दिया गया था। सवाई मतलब सवा, 1.25 टाइम्स। और ये कहां के राजा हैं, अंबर के, जो मॉडर्न डे जयपुर हो गया। दोस्तों देखिए इनके बारे में अगर हमको एग्जाम में पूछेगा ना तो एक ही चीज पूछेगा, एकदम रट लो, एकदम इसको दिमाग में घुसा लो। दोस्तों देखो मेडिवल में या उस पूरे एरा में भारत के जितने राजा या महाराजा थे, अधिकांश लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भागते फिरते थे। इनका इंटरेस्ट ही नहीं था साइंस में। भाई बाकी देश में क्या है, और साइंस के लिए काम हो रहा है, विज्ञान में बहुत चीजें खोजी जा रही हैं, खगोल शास्त्र में काम किया जा रहा है, एस्ट्रोनॉमी में काम किया जा रहा है। हमारे राजाओं को इन चीजों से मतलब नहीं था। और यहां पर ये भाई साहब जो अपने हैं, ये एक महान राजा है, एक्सेप्शनल है, अपवाद हैं। क्योंकि दोस्तों ये आप देखिए, ये बहुत अच्छे राजा तो हैं ही,
लॉ मेकर हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं। इन्होंने उस दौर में, आप यहां पर देखेंगे कि जयपुर, जो मैंने कहा कि अंबर मॉडर्न डे जो है, इसको दोबारा से बनवाया और इसको साइंस का क्षेत्र बनवा दिया, मेड इट अ फील्ड और मेड इट अ सीट ऑफ साइंस। मतलब यहां पर साइंस या विज्ञान को लेकर काफी प्रमुखता आई। तो याद रखिएगा दोस्तों। और यहीं पर एक हमारे एग्जाम से जुड़ा हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्होंने 5 जगहों पर, उस दौर में दोस्तों 5 जगहों पर ऑब्जर्वेटरीज बनवाई। ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व करने के लिए, जिससे आप चांद तारा जो भी आपका सोलर सिस्टम है उसको देख सकते हैं। और ये 5 जगह क्या थे, इसको आप रट लीजिए दोस्तों। उज्जैन, मथुरा, जयपुर, दिल्ली और आखिर में वाराणसी। रटने का तरीका क्या है, याद रखिए, कैपिटल ऑफ राजस्थान, कैपिटल ऑफ इंडिया। वाराणसी आपको पता है प्रधानमंत्री जी की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। मथुरा दोस्तों आपको पता है भगवान श्री कृष्ण का बर्थ प्लेस है। और उज्जैन महाकाल के लिए जाना जाता है। तो आपको दोस्तों ये 5 जगहों के नाम याद रखने हैं, क्योंकि इन्होंने ऑब्जर्वेटरीज यहां पे बनवाए। इसके अलावा दोस्तों एक किताब का नाम रखिए, या एक टेबल जिसको कहिएगा, जिसको कहते हैं जिज मोहम्मद शाही। देखिए, जब ये रूल कर रहे हैं, कल ही मैंने बोला, इस वक्त भारत के, मतलब 1719 से 48 भारत का राजा था मोहम्मद शाह रंगीला। तो रंगीला साहब के नाम पे उन्होंने उस वक्त एक टेबल बनवाया, जिज मोहम्मद शाही। देखिए दोस्तों, इसको याद रखिएगा, जिज मोहम्मद शाही। ये टेबल क्या था, देखिए दोस्तों, चाहे हम हिंदू हों या हमारे मुसलमान दोस्त हों, हम लोगों के अधिकतर जो पर्व त्योहार हैं, हम लोग क्या है, चांद को देख देख कर या तारों को देख कर, जैसे पूर्णिमा है, अमावस्या है या ईद है, ये तमाम चीजें जो है, ये जो सोलर सिस्टम में जो मूव कर रहे हैं सन मून, इनके हिसाब से हम लोग फॉलो करते हैं। तो इन्होंने इसके लिए कि ताकि लोग जो है खुद से ऑब्जर्वेशंस कर सकें, उसके लिए ये टेबल बनवाया। इसके अलावा दोस्तों लास्ट में बस ये याद रखिए कि उस दौर में कई सारे किताबों को इन्होंने ट्रांसलेट करवाया। जैसे आप देखिए, एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री जो कि यूक्लिड की किताब है, उसको संस्कृत में ट्रांसलेट कराया। ट्रिग्नोमेट्री की किताबें, नेपियर की किताबें, इन तमाम चीजों को इन्होंने संस्कृत में ट्रांसलेट करवाया। और एक कानून बनवाया कि बच्चियों की शादी पे जो खर्चा होता है उसको कम किया जा सके। तो दोस्तों, अगर हमको सवाल पूछेगा सवाई जयसिंह से, तो क्या क्या पूछेगा, एक जयपुर पे पूछेगा, ठीक है, अंबर से रिलेटेड पूछ देगा, ये मॉडर्न डे जयपुर का पुराना नाम। हमसे किस चीज पे पूछ सकता है, इनके 5 जगह जो ऑब्जर्वेटरी थे उन पे पूछ सकता है। सवाल कैसे पूछेगा, इनमें से कौन से जगह पर सवाई जयसिंह ने ऑब्जर्वेटरी नहीं बनवाया, ए बी सी डी। ए में आ गया दिल्ली, जयपुर, उज्जैन और मान लीजिए देवघर। तो हमको पता है देवघर गलत आंसर है, तो ये पूछ सकता है। तो इसको याद रखिए। तो यही 2-3 चीजें हैं, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। आखिरी 2 स्लाइड इस टॉपिक का दोस्तों। अब आइए जाट लोगों पे। जाट दोस्तों, दिल्ली के इर्द गिर्द, दिल्ली हो गया, आगरा हो गया, मथुरा हो गया, जाट लोगों ने अपने महान साम्राज्य या इंपायर की रचना की। यहां पर इन लोगों ने ये जो है मुख्यतः जो फार्मिंग क्लास, एग्रीकल्चरिस्ट लोग थे, ये लोग यहां पर आकर बसना शुरू करते हैं और यहीं पर इन्होंने अपने, जिसको कहेंगे, एक इंपायर या किंगडम की रचना की। यहां पे दोस्तों 3 नाम, इनके 3 राजाओं का नाम याद रखिए। पहले फाउंडर कौन है, फाउंडर देखिए दोस्तों, चूड़ामन साहब हैं और बदन सिंह। ये 2 लोग जो भरतपुर का जाट राज्य था उसका निर्माण करते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं हमसे कैसे सवाल पूछेगा कि भाई 2 तरह का सवाल, भरतपुर जो राज्य था ये इसकी स्थापना किसने की, चूड़ामन और बदन सिंह के अलावा कोई और 2-3 नाम दे दे, या पूछ दे कि चूड़ामन और बदन सिंह ने किस राज्य की स्थापना की। और दोस्तों यहां एक और नाम आता है जो कि आप ये समझें कि जाट जो राज्य है उसका सबसे बड़ा राजा कौन थे, तो वो थे सूरजमल।
और इनका नाम इसलिए भी याद रखिए क्योंकि कभी यह पूछ दे, क्योंकि इनको कहा जाता है प्लेटो ऑफ द जाट ट्राइब। जाट ट्राइब के प्लेटो के तौर पे भी इनको कई बार संबोधित किया जाता है। तो दोस्तों ये 2-3 फैक्ट जाट से जुड़ी हुई जो आपको याद रखनी चाहिए। और आखिर दोस्तों प्रोविजनल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट में आखिरी आ गया बंगश पठान या रोहिल्ला जिनको कहते हैं। दोस्तों रोहिल्ला, आप लोग जो अगर कोई दोस्त हमारे उत्तर प्रदेश से जुड़े होंगे, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों को रोहिलखंड के नाम से जाना जाता है, रोहिल्लाज के नाम से जाना जाता है। दोस्तों रोहिल्ला ये अफगान मूल के जो दोस्त हमारे वहां से आकर यहां बस गए उनको रोहिल्ला कहा जाता है। बंगश पठान इसलिए क्योंकि जो पहला आदमी जो इस राज्य की स्थापना करने वाला था उसका नाम था मोहम्मद खान बंगश। देखिए ये नाम है, कहां से आया है, अफगान है, मतलब अफगानिस्तान मूल का है, अफगान मूल का है। और इसने फर्रुखाबाद, ये जगह आपने सुन रखा होगा दोस्तों, फर्रुखाबाद वेस्टर्न यूपी में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। नाम कहां से आता है, फर्रुखशियार के नाम पर। ये जो भाई साहब हमने कल बात किया था, ये लेटर मुगल्स में राजा थे, इनके नाम पे इस जगह को खोजा गया या बनाया गया। और आगे चल के मोहम्मद शाह भी यहां का बहुत इंपॉर्टेंट रूलर था जो हमने कल ही देखा। दोस्तों ये रीजन कहां पर है, आज के दौर में जो अलीगढ़, कानपुर, ये सारे इलाके हैं, यहां पर ये आपका जगह है। दोस्तों मैंने पहले ही कहा रोहिलखंड, ये जगह हो गया आपका। अली मोहम्मद खान ने यहां पे एक नया स्टेट बनाया जिसको रोहिलखंड कहते हैं। और दोस्तों लास्ट चीज इस चैप्टर से जुड़ी हुई थी, इनका कैपिटल कहां था। आप लोगों ने, कई लोगों ने इसका नाम सुन रखा होगा, जो आज का रामपुर है वो कैपिटल बना। पहले कैपिटल था आलन जो कि बरेली के आसपास था, और बाद में कैपिटल हो गया रामपुर। तो दोस्तों ये 6 स्लाइड जो हमने कल का बच गया था उसको कवर कर लिया है। और इस 6 स्लाइड से जैसे आप लोग देख सकते हैं, हमने बेसिकली आपको राजपूतों के बारे में, केरला के बारे में, बंगश पठान के बारे में और जाट के बारे में आज हमने चर्चा की। जो 3-4 सवाल बन सकते हैं मैंने बता दिया आपको हर स्लाइड वाले, बस उतना रट लो, कुछ और नहीं आएगा। ये गारंटी है, इसके बाहर सवाल पूछ ही नहीं सकते। जहां ये इस चैप्टर से अगर सवाल पूछना होगा तो इसके बाहर नहीं जा पाएंगे, ये गारंटी है। तो दोस्तों ये रही बात तमाम रोहिल्लाज की। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अब जो आज का जो मुख्य बात हम लोग करने जा रहे हैं, हम लोग को 16 लड़ाई की चर्चा करनी है। हम लोग आगे चल के देखिए वॉर, बैटल और ट्रीटी, जो भी संधियां हुई, जो भी लड़ाइयां लड़ी गई, उनके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। दोस्तों आप सबों से एक गुजारिश है, एक पन्ना रखना अपने पास, ठीक है, 1 या 2 पेज जरूर रखना, और उस पर एक ऐसे टेबल बना लेना। टेबल में सबसे पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से आपको करना है। दूसरा कॉलम क्या है दोस्तों, वॉर या बैटल का नाम लिखना। जैसे मैं पहला बताऊंगा एंग्लो कर्नाटिक वॉर, तो यहां पे लिख लेना एंग्लो कर्नाटिक वॉर। तीसरे कॉलम में क्या लिखोगे, ट्रीटी, कौन सी संधि हुई इस लड़ाई के बाद, तो तीसरे कॉलम में ये ट्रीटी लिख लेना, यही आएगा। और चौथे कॉलम में दोस्तों ये लिखो कॉज, मतलब कारण, क्या कारण था कि ये युद्ध हुआ। और लास्ट कॉलम, 5वां कॉलम जो है उसमें लगाओ स्टार, कि कोई क्या इनके अलावा कोई खास बात है जो मेरे को याद रखना है, तो वो 5वें कॉलम में रखना। तो दोस्तों पहला कॉलम क्या है, सीरियल नंबर 1 2 3 4, ये लिखते रहना, मैं बताऊंगा। दूसरा कॉलम क्या है, वॉर का नाम, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक, इस तरीके से। तीसरे कॉलम में क्या है, ट्रीटी, संधि। चौथे कॉलम में क्या है, कॉज, कारण। और 5वें कॉलम में क्या है, एनी स्पेशल फैक्ट, कोई भी विशेष बात जो इसके बारे में आपको याद रखनी है। तो जैसे देखिए दोस्तों, पहले युद्ध शुरुआत करते हैं एंग्लो कर्नाटिक वॉर से। अंग्रेज और फ्रांसीसी कर्नाटिक के क्षेत्र में लड़ रहे हैं, और इसको एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वॉर या कर्नाटिक वॉर्स भी कहते हैं दोस्तों। यहां पर
आप देख सकते हैं क्यों लड़ाई हो रही है कि भारत पे ये अपना एकाधिकार बनाना चाहते हैं। तो यहां तीन लड़ाई एंग्लो फ्रेंच कर्नाटिक वॉर के नाम से जानी जाएगी, जिसको हम पढ़ेंगे फर्स्ट कर्नाटिक, सेकंड कर्नाटिक, थर्ड कर्नाटिक, या फर्स्ट एंग्लो फ्रेंच, सेकंड एंग्लो फ्रेंच, थर्ड एंग्लो फ्रेंच। तो दोस्तों यहां पर दो लोगों का नाम बहुत उभर के आएगा, एक है डुप्लिक्स और दूसरे हैं रॉबर्ट क्लाइव। देखिए दोस्तों, ये रॉबर्ट क्लाइव ये अंग्रेजों की तरफ से लड़ेंगे और जोसेफ डुप्लिक्स ये फ्रांस की तरफ से लड़ेंगे। और ये लड़ाई किधर हो रही है? इस जगह पे। उस दौर में ये कर्नाटिक कहलाता था, ये एरिया, जिसका कैपिटल हुआ करता था, याद रखेंगे दोस्तों, आरकॉट। आरकॉट जो है COT है दोस्तों, ARCOT। आरकॉट जो है वो कर्नाटिक का कैपिटल हो गया और यहीं पे ये लड़ाई होगी। तो दोस्तों पहला युद्ध, पहला जो है एंग्लो फ्रेंच वॉर, फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक वॉर। तो आपका कॉलम बन गया होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों ने अपना कॉलम बनाया होगा दोस्तों। पहला एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कारण क्या है? कारण था कि यूरोप में ये लोग लड़ रहे थे वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन। देख लीजिए दोस्तों, यूरोप में ये लड़ाई लड़ी जा रही थी और यूरोप में ऑस्ट्रिया एक कंट्री है जिसका आज का कैपिटल वियना है दोस्तों। यूरोप में ये जब लड़ाई लड़ी जा रही थी तब ये लोग, जो हमारे अंग्रेज और फ्रांस है, वहां पर दो साइड में थे, अलग अलग साइड में। यूरोप में, ऑस्ट्रिया में सक्सेशन की अगला राजा कौन बनेगा, इसको लेकर लड़ाई चल रही थी। और इसमें ये दोनों लोग, आप देखिए, एक साइड फ्रांस है, दूसरे साइड ब्रिटेन है, तो ये दोनों वहां लड़ रहे थे, इस कारण ये यहां भी लड़ने लगे। तो पहले वॉर का कारण क्या हो गया दोस्तों? ठीक है, तो आपको इतना समझ में आ गया कि पहला कारण क्या है। अब हमसे मान लीजिए कभी कभार ये पूछ दे कि भाई इन दोनों का यहां पर हेडक्वार्टर क्या था, तो ब्रिटेन का हेडक्वार्टर यहां पे साउथ में मद्रास है और यहां पे इनका साउथ में जो हेडक्वार्टर है वो है पौंडीचेरी, जो हमने कल बात की। इसलिए कई बार इस युद्ध को पौंडीचेरी वर्सेस मद्रास भी कह देते हैं, क्योंकि एक साइड पौंडीचेरी है जो कि फ्रेंच के अंडर में है, दूसरे साइड मद्रास है जो कि आपके इनके अंडर में है, ब्रिटेन के। दोस्तों यहां पे लड़ाई का एक कारण यह भी था कि ये डुप्लिक्स की महत्वाकांक्षा थी। डुप्लिक्स अभी जैसे मैंने बताया फ्रेंच का लीडर था, फ्रांसीसी लीडर, और वो चाहता था भारत पे एकाधिकार करना। तीसरी बात दोस्तों यहां पे याद रखने लायक क्या है, हमको एकदम याद रख लीजिए कि एक बहुत फेमस बैटल यहां लड़ा गया था, बैटल ऑफ सेंट थोम। इसको बस इतना याद रखिए कि यहां पर फ्रांसीसियों ने कर्नाटिक के नवाब को हरा दिया। मतलब समझिए, एंग्लो कर्नाटिक वॉर के अंदर में एक बैटल हुआ था। वॉर के अंदर कई सारे बैटल हो सकते हैं, उसमें यह बैटल बहुत फेमस है, इसको रट लेना। तो स्पेशल थिंग, तो मैंने कहा था ना कि पांचवा कॉलम में एनी स्पेशल थिंग, तो स्पेशल में लिखना बैटल ऑफ सेंट थोम। सेंट थोम की लड़ाई में दोस्तों, क्यों इसको याद रखना, आपसे एग्जाम में क्या पूछेगा कि भाई बैटल ऑफ सेंट थोम जो 1746 में लड़ा गया वो किस वॉर का हिस्सा था? फर्स्ट एंग्लो कर्नाटिक, सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक, थर्ड एंग्लो कर्नाटिक। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों। इस युद्ध के बाद यहां पे हार्डली 1000 फ्रेंच सैनिक 10,000 भारतीय सैनिकों को हराते हैं। और यहां से यह दिख जाता है कि अंग्रेज हो या फ्रांसीसी हो, ये लोग बहुत ज्यादा मजबूत हैं कंपेयर टू भारतीय सैनिक। और दोस्तों इसको याद रखिएगा कि यहीं पर इसके बाद, जो इस सेंट थोम के बाद, इन्होंने मद्रास पे भी कब्जा जमा लिया था। फ्रेंच लोगों ने मद्रास पे कब्जा जमाया, जो कि मैंने कहा ही आपको कि अंग्रेजों का बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था, हेडक्वार्टर था, और कर्नाटिक का राजा यहां पे रूल कर रहा था। अगला लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है दोस्तों, यहां पे मैंने क्या बोला, एक ट्रीटी, हर युद्ध के बाद ट्रीटी याद रखना। संधि क्या हुई यहां पे? संधि क्या हुई? ट्रीटी ऑफ एक्स-ला-चैपेले। इसको रट लीजिए, क्योंकि दोस्तों कारण क्या था? कारण था ऑस्ट्रियन सक्सेशन। तो बाहरी कारण था, तो ट्रीटी भी बाहर में हुई, क्योंकि ये वर्ल्ड ओवर लड़ाई लड़ रहे थे ये लोग। और इस ट्रीटी के तहत डिसीजन क्या लिया गया? मद्रास को लौटा दो,
क्योंकि मद्रास अभी फ्रांस ने जीत लिया है और फ्रांस को इसके बदले लुइसबर्ग दे दिया गया जो कि अमेरिका में था। तो यह चीज आपको यहां पे रट लेनी है। तो दोस्तों यहां पे मैं एक बार आखिरी बार ये आप लोगों को बता रहा हूं कि आप लोग कैसे अपना कॉलम बना रहे हैं। ये देखिए, सीरियल नंबर 1, वॉर का नाम एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कॉज क्या था, वॉर ऑफ ऑस्ट्रियन सक्सेशन, ट्रीटी क्या थी, एक्स ला चैपेले, और आखिरी में दोस्तों क्या कोई खास घटना हुई, एनी स्पेशल थिंग यहां पे, तो सेंट थोम की बात आप करेंगे। दोस्तों ये एक पन्ना मेंटेन करो, ये पूरा चैप्टर जो हम लोग आज और थोड़ा कल करेंगे इसमें हो जाएगा। दोस्तों इसके बाद दूसरी वॉर की बात करते हैं, सेकेंड कर्नाटिक वॉर। फिर से कहानी सब चीज लिखा हुआ है, याद रखो। यहां पे क्यों लड़ाई हुई, क्योंकि हैदराबाद और कर्नाटिक दोनों के राजा जो है मर जाते हैं, ठीक है। और दोनों जगह, हैदराबाद में एक जगह राजा का बेटा और राजा ही का एक और ग्रैंडसन। तो कल हमने देखा था दोस्तों कि हैदराबाद का राजा कौन था उस वक्त, निजाम था, निजाम उल मुल्क। तो निजाम उल मुल्क के मरने के बाद उसके एक बेटे और एक पोते के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है कि भाई हम राजा बनेंगे। और यहीं पे कर्नाटक में भी नवाब के मरने के बाद दो लोगों के बीच में, उसके सन इन लॉ और एक और लोगों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है। तो दोस्तों इसको समझिए कि यहां पे कारण क्या हो गया, वॉर ऑफ सक्सेशन। लेकिन इस बार ऑस्ट्रियन तो है नहीं, ये इंटरनल, यहां पर जो हमारा सक्सेशन है उसके कारण। तो ये कारण क्या है, इशू ऑफ सक्सेशन इन हैदराबाद एंड कर्नाटक, कि हैदराबाद और कर्नाटक में कौन अगला राजा बनेगा, इस चीज को लेकर यहां पर लड़ाई हो गई। दोस्तों यहां पर याद रखिए कि दोनों ही जगह, जैसा आप समझ सकते हो, दो लोग लड़ रहे हैं। तो आप पूछोगे भाई ब्रिटेन और फ्रांस कैसे आ गया, तो मान लीजिए हैदराबाद में ये दो लोग लड़ रहे हैं, कर्नाटक में ये दो लोग लड़ रहे हैं। फ्रेंच ने कहा यहां हम इनको सपोर्ट करेंगे, यहां हम इनको सपोर्ट करेंगे। तो हम अंग्रेजों ने कहा ठीक है भाई, हम तो इसको सपोर्ट करेंगे, इसको सपोर्ट करेंगे। तो इस तरीके से ये लड़ाई फ्रांस वर्सेस ब्रिटिश भी हो गई। मैं आपको नाम सारे दे रहा हूं दोस्तों, लेकिन अगला दूसरा तीसरा पॉइंट अगर आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा। देखिए, कर्नाटक में चंदा साहिब जो कि दामाद हैं नवाब के पिछले, और जो नया नवाब है अनवरुद्दीन, उसके बीच में लड़ाई हो रही है। और हैदराबाद में मुजफ्फर जंग जो कि पोता है और नसीर जंग जो कि बेटा है, उसके बीच में लड़ाई हो रही है। तो अगर ये नाम याद रख पाओ तो ठीक है, नहीं भी रख पाओगे तो चलेगा। दोस्तों इस लड़ाई में दोनों ही जगह शुरुआत में फ्रांस जीतती है और बहुत जल्दी अनवरुद्दीन को मार देते हैं ये लोग। और अनवरुद्दीन का बेटा जाकर त्रिचुपल्ली करके जो जगह है, आप देखिए लास्ट में लिखा हुआ है, वहां जाकर छिपा हुआ है, छिप गया है। और अंग्रेजों की मदद अभी आई नहीं है और ये छिपा हुआ है। तो फ्रांस क्या कर रहे हैं कि इस जगह को चारों ओर से घेर लेते हैं कि भाई कभी ना कभी तो निकलेगा, तब मार देंगे। और दूसरी जगह भी फ्रांस जीत रहे हैं, दोनों ही जगह जीत रहे हैं। यहां पर अल्टीमेटली एक कंक्लूजन निकलता है। रॉबर्ट क्लाइव एक आइडिया लाते हैं, बोलते हैं कि जब तक ये लोग इस जगह को घेर के इसको पकड़ना चाहते हैं, क्यों ना इनके कैपिटल, जो कैपिटल अभी जस्ट मैंने बोला आर्कट, इस पे हमला बोल दिया जाए। और ये यहां पर हमला बोल देते हैं, ठीक है, ये यहां पर हमला बोल दे रहे हैं और इनको सीज हटाना पड़ता है, यहां से निकलना पड़ता है। और इस तरीके से दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव का जो स्टेक है, रॉबर्ट क्लाइव की प्रसिद्धि है, बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है। और धीरे धीरे दोनों ही जगह फ्रांस को हार का सामना करना पड़ता है, खासकर कर्नाटक में। आगे चलकर हैदराबाद से भी उनको निकाल दिया जाएगा। दोस्तों यहां पर कारण क्या हुआ, सक्सेशन बैटल। कहां पर, हैदराबाद और कर्नाटक में। स्पेशल थिंग क्या निकला कि रॉबर्ट क्लाइव यहां से उभर के आते हैं
और अल्टीमेटली इनके बीच में एक संधि होती है और संधि के हिसाब से डिसाइड ये होता है कि डुप्लेक्स भाई साहब को वापस भेजो। तो आपको जैसे मैंने पहले ही कहा दोस्तों, सब चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए। शुरुआत में दोनों ही जगह फ्रांस जीत रहे हैं, लेकिन आगे चलकर अंग्रेज जो है आर्कट पे अटैक करते हैं, इसलिए इनको सीज हटाना पड़ता है, जो घेरेबंदी कर रखा है हटाना पड़ता है। और जीतता कौन है यहां पर? आइडिया किसका है? ये रॉबर्ट क्लाइव का। तो रॉबर्ट क्लाइव का दोस्तों नाम यहां स्पेशली आ गया। और लास्ट चीज यहां से क्या निकली कि डुप्लेक्स चूंकि जीत नहीं पाता है लड़ाई, तो उसको वापस बुला लिया जाता है। ये अंग्रेजों की एक कंडीशन थी, एक शर्त था कि फ्रांस डुप्लेक्स को वापस बुलाएं। और दोस्तों यहां से जो संधि निकलती है, ट्रीटी निकलती है, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रीटी, नाम याद रखिए बस ट्रीटी का, ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, इसको बस याद रखिए। और साइन किसने किया? गोदेहू ने। ये एक और आदमी है जो फ्रांस के हैं, इनका नाम याद रखिए। तो ट्रीटी किसका है? ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी, आप समझ सकते हैं, जो कि फ्रेंच का हेडक्वार्टर था, वहां ये साइन होती है। डुप्लेक्स को वापस बुला लिया जाता है और गोदेहू को इसके जगह पर नया गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया जाता है। तो इतना ही याद रखिए, ये वही चीज है जो मैंने लास्ट में आपको बताई। तो आप फिर से दोस्तों इसको कैसे रख लेंगे? कॉलम बना लीजिए। सेकंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर, कारण क्या है? सक्सेशन बैटल हैदराबाद, और कर्नाटिक ट्रीटी क्या है? पौंडीचेरी की। स्पेशल फैक्ट क्या है दोस्तों? रॉबर्ट क्लाइव यहां से उभर कर आ रहे हैं। दोस्तों तीसरा वॉर, आप समय देख सकते हैं कब हो रहा है? 57 से 63। इस बार कारण क्या है? फिर से दोस्तों यूरोप में क्या हुआ है कि लड़ाई छिड़ गई है। 7 ईयर वॉर यूरोप में हो गया है, 7 साल का युद्ध हो रहा है यूरोप में, और इस कारण से फिर से ये लोग भारत में भी लड़ते हैं। दोस्तों कारण क्लियर है, सीधा रिजल्ट पे आओ। इस युद्ध में कल हमने बात कर ली थी इसकी कि 1744 से 61 के बीच में 3 बैटल लड़ा गया, और तीसरे युद्ध में जो इंपॉर्टेंट बैटल था वो था बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, और यहां पर अंग्रेजों ने इनको बुरी तरीके से हराया। और इस तरीके से जो फ्रांस का एम्बिशन था भारत को लेकर, वो यहां पर जाकर खत्म हो जाता है। दोस्तों यहां पे अभी थोड़ी देर में, जस्ट 5 मिनट में एक और चीज बता दूंगा, उसको याद रखना कि इस युद्ध के वक्त अंग्रेज भारत में पलासी का भी युद्ध लड़ रहे थे, जिसकी कल हमने हल्का से चर्चा किया था, और अंग्रेज वहां जीतेंगे। ये 5 मिनट में इस युद्ध पे आने वाला हूं। तो पलासी जीतने के बाद बंगाल जीत लिया था, और बंगाल जीतने के कारण इनके पास बहुत पैसा था, इनका मोराल भी हाई हो गया था। तो पलासी के कारण इनको बहुत फायदा हुआ थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर में भी। तो ये देखिए दोस्तों, ये जस्ट अभी 2 मिनट में बताऊंगा, इसको अभी यहां पे रहने दो कि वहां पे क्लाइव सिराजुद्दौला को हरा चुका है, और इसके कारण देखिए इनका मोराल बढ़ गया है, और इससे इनको पैसा भी आ गया है। यहां पर ये किसको हराते हैं? फ्रेंच, यहां पर है काउंट डी लैली, ये नए ऑफिसर हैं, और इनको यहां पर हरा दे रहा है अंग्रेज। तो दोस्तों मैंने कल ही आपको बता दिया था इसमें फेमस बैटल क्या था? वॉन्डीवॉश। ट्रीटी का नाम ट्रीटी ऑफ पेरिस, और आखिरी चीज इसके बाद फ्रेंच एम्बिशन भारत में खत्म हो गया। फ्रांस भारत से हमेशा के लिए एक तरह से रुखसत ले लेते हैं यहां से। तो दोस्तों क्या है ये? थर्ड एंग्लो कर्नाटिक। कारण क्या था? 7 ईयर वॉर इन यूरोप। इसमें ट्रीटी क्या हुई? ट्रीटी ऑफ पेरिस। क्या स्पेशल थिंग निकला? बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश, और हमारे जो फ्रांस हैं उनका भारत से रुखसत हो गया है। बेसिकली उनका एम्बिशन भारत में खत्म, अब ये कुछ नहीं कर सकते इंडिया में। दोस्तों इसमें पिछले में एक फैक्ट मैंने बोला ना, पलासी, तो आइए बंगाल की बात कर लेते हैं। बंगाल कल ही हमने बात किया दोस्तों, 1717 में फर्रुखशियर ने एक फरमान दे दिया, ये हमने कल बात कर रखी है, तो इसको दोबारा से रिपीट नहीं करूंगा। और दोस्तों इस फरमान के तहत कल ही बात किया था कि इन बंगाल के फरमान के कारण अंग्रेजों को बहुत मुनाफा हो रहा है उनके ट्रेड में, क्योंकि उनको कोई पेमेंट टैक्स नहीं करना पड़ रहा है, दस्तक नहीं पे करना पड़ रहा है, कस्टम ड्यूटी नहीं पे करना पड़ रहा है, दस्तक मतलब उनको पासेस मिल गए हैं। तो इन तमाम कारण से क्या हो रहा है कि यहां पर अंग्रेजों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। और बंगाल के जितने भी नवाब हैं, कल हमने उनका भी नाम लिया, मुर्शीद कुली खान हो, सिराजुद्दौला हो,
अलीवर्दी खान हो, ये तमाम लोग इससे नाखुश थे, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे थे। करें क्या? अब दोस्तों यहां पे समय है 1756 के अराउंड। अभी जस्ट हम बताने जा रहे हैं पलासी की युद्ध। देखिए दोस्तों, जैसे मैंने पहले कहा, यहां तक हमने बात कर रखी है कि ये लोग सब लोग चाहते हैं कि भाई जो पुराना कंडीशन है वो आ जाए। नया राजा अलीवर्दी खान मर गए हैं और नया राजा आता है सिराजुद्दौला। 23 साल का लड़का है दोस्तों, नया राजा है और मतलब एक तरह से कहें तो ज्यादा समझ नहीं है, सूझबूझ की कमी है, लेकिन वो चाहता है कि किसी तरीके से ये जो अंग्रेज बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं भारत में, इनका ये बंद हो। बहुत पैसा कमा रहे हैं, किसी तरीके से रोक दें। तो ये चाहता है कि किसी तरह रोके, लेकिन समझ में आ नहीं रहा है। लेकिन अचानक से इसको एक कारण मिलता है। कारण क्या मिलता है वो मैं आपको समझाता हूं। पलासी के युद्ध के ठीक पहले दोस्तों 1757 में पलासी का युद्ध हुआ, लेकिन एक साल पहले की बात बता रहा हूं, 56 के अराउंड ये अंग्रेज, अभी हमने जस्ट पिछला टॉपिक क्या कहा कि थर्ड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के वक्त ये अंग्रेज और फ्रांस लड़ने वाले हैं। तो अंग्रेज लड़ने वाले हैं तो अंग्रेज और फ्रांस सब लोग अपने अपने जगह का किलेबंदी कर रहे हैं, फोर्टिफिकेशन जिसको कहते हैं, किलेबंदी, अपने किलों को मजबूत बना रहे हैं। तो मान लीजिए मजबूती कैसे, दीवार को और बड़ा कर रहे हैं। तो ये आदमी क्या बोलता है कि भाई बंगाल में तुम लोग दीवार ये जो अपना मजबूत कर रहे हो, फोर्टिफिकेशन कर रहे हो, ये बंगाल में मत करो, इसको रोक दो। ये बोल रहा है कि भाई रोक दो, ये सारी चीजें जो कर रहे हो ये रोको। फ्रांस तो रोक देते हैं, अंग्रेज नहीं रोकता है, और अंग्रेज नहीं रोकते हैं इसलिए ये अंग्रेजों पर आक्रमण कर देता है। कासिम बाजार एक जगह है, वहां पर आक्रमण करके अंग्रेजों को हराता है और फिर ये कलकत्ता की ओर रुख करता है। आप देख लीजिए दोस्तों, वही है, कासिम बाजार में हरा दिया अंग्रेजों को और अब वो कलकत्ता की ओर गया है। ये उतना इंपॉर्टेंट स्लाइड नहीं है, ये सिर्फ कारण आपको समझाने के लिए कि पलासी किस लिए हो रहा है। दोस्तों यहां पर कलकत्ता जब जाता है तो कलकत्ता को भी 4 दिन में ये जीत लेता है। आप देखिए 16 तारीख को आता है फोर्ट विलियम, कल ही हमने पढ़ा है दोस्तों, फोर्ट विलियम सरेंडर कर दे रहा है 4 दिन में और ये यहां भी जीत गया है। अब यहां पे एक मेजर चीज है दोस्तों, कई बार आपके एग्जाम में एक सवाल आ जाएगा कि ब्लैक होल ट्रेजेडी ये निम्नांकित में से किससे जुड़ी हुई है? तो याद रखिएगा ये पलासी से जुड़ी हुई है। क्या होता है, और अगर ये पूछ दे कि भाई ये ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या है, तो ये बता दे रहा हूं कि इस बंदे ने जितने भी अंग्रेजों को बंधक बनाया था, कैदी बनाया था, उनको अपने एक ऑफिसर के सुपुर्द कर दिया और ऑफिसर ने उनको एक तहखाने, जिसको हम लोग डंजियन कहते हैं दोस्तों, तहखाना, जिसको जमीन के नीचे जो तहखाना होता है उसके नीचे बंद कर दिया। और कहा जाता है कि ऑक्सीजन की कमी के कारण ये अधिकांश लोग मर गए। इसी को दोस्तों ब्लैक होल ट्रेजेडी कहा जाता है। फोर्ट विलियम में ये सारे लोग मर गए, 146 लोग थे, उसमें से 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और ये एलिगेशन उस वक्त एक अंग्रेज ऑफिसर जिनका नाम था J.Z. हॉलवेल, ये याद रखिएगा, उन्होंने लगाया कि भाई हमारे इतने लोगों को मार दिया इन लोगों ने। तो बेसिकली दोस्तों पलासी की युद्ध की शुरुआत या उसका जो रीजन है कुछ यही सब है कि शुरू में सिराज ने उनके लोगों पर हमला किया, उनको हरा दिया और ब्लैक होल की ट्रेजेडी हो गई। यहां पे दोस्तों आपको कई बार कुछ नाम आएंगे, मैं ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपको दिखा रहा हूं दोस्तों। ये तमाम वो लोग हैं जो पलासी के पहले अंग्रेजों के घूसखोरी के शिकार हुए, घूस खाकर ये अंग्रेजों के हाथों बिक गए थे। जैसे आप नाम देखिए मीर जफर, पोस्ट देखिए मीर बख्शी, मतलब कमांडर इन चीफ। उसी तरीके से जगत सेठ एक मारवाड़ी बैंकर था, ओमी चंद एक रिच मर्चेंट था, मानिक चंद जो कलकत्ता का इंचार्ज था, राय दुर्लभ जो नवाब का कोषाध्यक्ष था, ट्रेजरर था, घसेटी बेगम नवाब की मौसी थी और खादिम खान नवाब का आर्मी का बहुत बड़ा कमांडेंट था। ये तमाम लोग अंग्रेजों के साथ मिल गए। ये नाम आपको याद रखने होंगे दोस्तों। आपसे अगर कभी भी पूछ दे कि भाई कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे तो ये आपको बताना होगा। आखिर में दोस्तों यहां पर एक चीज जो आपको याद रखनी है कि ये जितने भी लोग हैं पलासी में, ये लोग अब लड़ेंगे। पलासी कहां पर है? मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर। मुर्शिदाबाद से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा आम का बागान था, वहां पे ये लड़ाई हुई। और यहां पर दोस्तों
लड़ाई कुछ बहुत बड़ी नहीं हुई, क्योंकि ये जितने भी लोग थे ये सब अंग्रेजों के साथ मिल गए थे। तो क्या होता है, ये लोग पहले ही से सरेंडर कर दिए कि भाई हम लोग लड़ेंगे नहीं। नवाब बहुत जल्दी हार जाता है और नवाब को मीर जफर, जो पिछले स्लाइड में एक नाम दिखाया जो इनका कमांडर है, उनका बेटा मीरन उनको नवाब को मार देता है, उसकी हत्या कर देता है। नवाब के साइड से सिर्फ 2 लोग ईमानदारी से लड़ रहे हैं, बाकी तमाम लोग नवाब के साइड से लड़ नहीं रहे थे। तो जैसे मैंने कहा दोस्तों, ये ज्यादा कुछ हुआ नहीं, यहां पे कुछ ही लोग मरे और ये हार गए ये लोग बैटल। सिर्फ 2 लोग नवाब की तरफ से उसके कमांडर लड़ते हैं, नवाब को मार देता है। कौन मारता है? मीर जफर का बेटा मीरन। और इसके बाद दोस्तों, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि दोस्तों अक्सर आप सुनते होंगे कि पलासी की युद्ध से ही हम लोग कहते हैं कि अंग्रेजों का जो 200 साल का भारत पे राज था ये यहीं से शुरू हो गया, 1757 से 1947। इसलिए एक पोएट ने, एक इंडियन भारतीय पोएट ने कहा है कि ये एक नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया। और यहीं पे मैं आप लोगों से मैं देखूंगा, पता कीजिए आपसे, आपके एग्जाम में क्या पूछ सकता है कि बैटल ऑफ पलासी के बारे में किस भारतीय पोएट ने कहा कि ये अ नाइट ऑफ इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया था। इसको पता कीजिए, आप देख लीजिए, आप पता करें, गूगल ही करिए, थोड़ा सा आप भी पता करिए, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आखिर में दोस्तों हार गए, अब नया राजा कौन बनेगा? मीर जफर, क्योंकि मीर जफर से एग्रीमेंट ही यही हुआ था कि भाई तुम हमको मदद करोगे, तुमको हम राजा बना देंगे। लेकिन दोस्तों मीर जफर बनने के बाद क्या है? कठपुतली बन गया है। किसका? अंग्रेजों का, क्योंकि अंग्रेज जो चाहते हैं वही मीर जफर को करना पड़ेगा। मीर जफर बहुत पैसा दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन बहुत जल्दी मीर जफर को समझ में आ जा रहा है कि भाई कितना भी कुछ कर लें, अंग्रेजों का जो है ना ये पेट भरने वाला नहीं है, ये मांगते ही रहेंगे। और बाई 1760 ये बोल देता है कि भाई हम नहीं अब दे पाएंगे, मेरे पास कुछ बचा नहीं, माफ करो, सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे डिमांड। और इसलिए इसको हटा दिया जाता है 1760 में दोस्तों, और नया नवाब बनाया जाता है मीर कासिम को, जो कि इसका दामाद था। तो इसको रिजाइन करवा दिया गया और नया नवाब कौन है? मीर कासिम। तो दोस्तों ये याद रखिए, सिराज के बाद नवाब कौन बना? मीर जफर। मीर जफर के बाद कौन बना? मीर कासिम। अब जरा मीर कासिम पे देख लो, मीर कासिम को नवाब बनाया गया है, तो भाई मीर कासिम को भी कुछ देना होगा। तो यहां पे मीर कासिम एक एग्रीमेंट करता है कि भाई चलो 2-4 जगह तुम ले लो मेरे से और हम कुछ पैसा भी देंगे। तो जैसे जगह के नाम पे आप देखिए, बर्दवान, मिदनापुर, चिट्टागोंग, ये तमाम क्षेत्र दे देता है और 5 लाख रुपया कहता है कि ये भी हम तुमको देंगे, क्योंकि तुम साउथ में लड़ाई लड़ रहे हो। अभी इस वक्त तो ये लोग कर्नाटक में लड़ाई लड़ रहे हैं, तो बोलता है वहां के लिए भी 5 लाख रुपया देंगे। मीर कासिम क्या सोच रहा है कि भाई हम पैसा दे दिए हैं, बात खत्म, हमको छोड़ देगा ये लोग। लेकिन अंग्रेज तो जानते हो ना कैसा है, एकदम खून चूस लेगा आपका, तब तक चूसते रहेगा जब तक कुछ बचा हुआ नहीं है। तो अंग्रेज इससे लगातार डिमांड कर रहे हैं, और दो और दो और पैसा दो। और मीर कासिम, जैसे मैंने कहा दोस्तों, अब हम लोग बैटल ऑफ बक्सर की तरफ जा रहे हैं, बक्सर की युद्ध की बात करेंगे। मीर कासिम अच्छा रूलर है, एबल रूलर है, अच्छी तरीके से रूल करना चाहता है। सोच रहा था कि भाई हम जितना पैसा देना था दे दिए, अंग्रेज छोड़ देंगे, लेकिन अंग्रेज छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, तो ये भी बहुत जल्दी सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। यहां हमारे एग्जाम के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है दोस्तों, मुंगेर, ये बिहार का जगह है, यहां पर इसने अपना कैपिटल बनाया। मुर्शिदाबाद से कैपिटल को ट्रांसफर करके मुंगेर में नया कैपिटल इस व्यक्ति ने बनाया था। इस चीज को आपको यहां पर याद रखना होगा। और उस दौर में इसने जितने भी इनलैंड ड्यूटीज थे सबको एबॉलिश कर दिया, सारे ड्यूटीज को खत्म कर दिया। दस्तक जो 1717 वाला रूल था फारूक शेर का, उसका दस्तक का मिसयूज को खत्म करने के लिए सारे ड्यूटीज, क्योंकि अगर ड्यूटी ही नहीं रहेगा तो भारतीय और अंग्रेज दोनों बराबरी पे आ जाएंगे, तो ये चीज इसने यहां पर खत्म कर दी है। तो ये बात हो गई दोस्तों बैटल ऑफ बक्सर की। अब यहां पर अगर राजा अंग्रेजों ने बनाया तो वो उम्मीद करते हैं कि भाई आप मेरे लिए कुछ करोगे, आप कर तो रहे नहीं हो। तो बहुत जल्दी क्या है, ये लोग मीर कासिम को बोलते हैं भाई गुड बाय, और मीर कासिम और अंग्रेजों में लड़ाई होती है, जो कि होती है बक्सर में। बक्सर कहां है दोस्तों? आज के मॉडर्न डे बिहार में, गंगा के तट पर, पटना से बहुत ज्यादा दूर नहीं, ये एक शहर है, बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। बक्सर में युद्ध होता है दोस्तों, सीधा याद रखिए,
हमको एक ही चीज याद रखना है इसमें, बक्सर में एक साइड ब्रिटिश है, दूसरे साइड मीर कासिम है जो कि नवाब है बंगाल का। मैंने कल ही बोला था दोस्तों कि इस वक्त शाह आलम जो हैं, जो कि मुगल इंपेरर हैं, वो भी यहां पे आएंगे लड़ने, और शुजाउद्दौला जो कि अवध का राजा है। ये तीन लोग एक साइड और ब्रिटेन एक साइड। दोस्तों सब चीज भूल जाओ, बस इतना याद रखना कि इस लड़ाई में एक साइड ये तीन है, दूसरे साइड ये हैं, फिर भी जीत किसकी होगी? ये इनकी होगी। और फाइनल इससे ट्रीटी क्या निकलेगा? ट्रीटी का नाम याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो अपने एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? बस यही तीन चीज कि लड़ कौन कौन रहे हैं। ब्रिटेन लड़ रही है किसके साथ, किसके खिलाफ लड़ रही है? इन तीनों के कंबाइंड आर्मी के खिलाफ। और हारेगा कौन? ये तीनों लोग। और ट्रीटी क्या बनेगी? ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो दोस्तों ये चीज बस इतना याद रखो, एग्जाम निकल जाएगा अगर सवाल आया। देख लो कौन तीन लोग हैं, ये तीन एक साइड ब्रिटेन कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है। हारता कौन है? फिर से यही लोग हारेंगे, मीर कासिम भाग जाएगा, बाकी लोग सरेंडर करेंगे। तो यहां पर जैसे मैंने कहा दोस्तों कि यहां पे क्या होगा, अब आपको एक ट्रीटी करनी पड़ेगी। सिग्निफिकेंस तो पहले ही मैंने बोल दिया दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बेसिकली क्या दोस्तों, जैसे मैंने कहा ना कि बिहार, बंगाल, उड़ीसा, इन तमाम क्षेत्रों पर जो है अब ब्रिटिश का कब्जा हो गया। बुरी तरीके से ब्रिटेन यहां पर काबिज हो चुका है और क्लियरली दिख गया है कि भाई भारतीयों का कोई औकात नहीं है। खासकर जब सैन्य शक्ति की बात होती है, उस दौर में हार गए हमारे लीडर्स। अब साइन भी करना पड़ेगा, एक ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी है जिसको मैंने पहले कहा ना, इसको बस याद रखना, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसी ट्रीटी के तहत याद रखिएगा कि शाह आलम जो कि मुगल राजा था, अब पेंशनर हो जाएगा। अब ब्रिटेन बोलेगी आप हमारे छत्र छाया में रहिएगा, हम इलाहाबाद और कारा ले रहे हैं शुजाउद्दौला से, अवध में रहिएगा, दिल्ली भूल जाइए, हम पैसा देंगे, उस पैसे पे आप सरवाइव करिएगा। तो आप देखिए दोस्तों, इलाहाबाद और कारा ले लिया गया। लड़े हो तो कुछ पैसा भी पे करना होगा, 50 लाख रुपया पे करो और कुछ फोर्स मेंटेन करो, इतना कुछ कहा गया। और शाह आलम अब कंपनी के प्रोटेक्शन में रहेंगे जैसे मैंने पहले कहा, और पेंशन लेंगे, इलाहाबाद में रहेंगे। और यहीं से बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी ले ली गई। दोस्तों दीवानी का मतलब होता है पावर टू कलेक्ट टैक्स। दीवान जो होता है वो टैक्स कलेक्ट करता है। तो इन क्षेत्रों का जो टैक्स कलेक्शन है ये किसके हाथ में चला गया? ये चला गया है अब अंग्रेजों के हाथ में। दोस्तों यहीं से एक जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये निकलता है। इसको जस्ट एक स्लाइड के बाद बताऊंगा। यहां पर लास्ट चीज याद रख लो कि मीर कासिम जब लड़ने लगा था ना, तभी उसको नवाब के पोस्ट से अंग्रेजों ने हटा दिया था और मीर जफर को दोबारा से नवाब बना दिया था, ये याद रखना। और मीर जफर की मृत्यु के बाद उसके बेटे निजामुद्दौला को नवाब बनाया गया। तो मैं बस एक चीज आपको दिखा रहा हूं जो एग्जाम के लिए याद रखना। सिराजुद्दौला नवाब बना, इसको मारकर मीर जफर नया नवाब बना। इसके बाद फिर मीर कासिम नया नवाब बना। मीर कासिम को हटा के दोबारा से मीर जफर को फिर से नवाब बनाया गया। और मीर जफर की मृत्यु के बाद उसका बेटा निजामुद्दौला नवाब बन गया। तो ये ऑर्डर याद रखना, अगर कभी पूछे तो ये याद रखिएगा। और शिराज के पहले के चारों नवाब को मैंने कल ही आपको चर्चा की है दोस्तों, याद रखिएगा। कभी कभी हम लोगों से ये पूछ सकता है हमारे एग्जाम में कि भाई इनको किसने सक्सीड किया, और यहीं पे हमारे एग्जाम का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहला गवर्नर बंगाल का कौन है भाई? तो रॉबर्ट क्लाइव। दोस्तों ये पूरे युद्ध का मास्टरमाइंड था रॉबर्ट क्लाइव, और इसको ये एकदम रट लो अपने एग्जाम के लिए। यहां पर नवाब गवर्नर बना दिया गया, कहां का? तो भाई बंगाल का। और बंगाल की आर्मी को खत्म कर दी गई। बोला गया कि भाई बंगाल आर्मी क्यों रखेगा, बंगाल को आर्मी की जरूरत है ही नहीं, उसे हटा दिया गया, बंगाल की आर्मी खत्म कर दी गई। और अब बंगाल को, जिसको हम लोग कहने वाले हैं, अगली स्लाइड में आपको दिखाऊंगा, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। सिर्फ दो चीज के लिए इसको याद रखना है दोस्तों।
कभी पूछ दे कि ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से कहां लगाया गया, ऑप्शन देंगे बिहार, सॉरी ऑप्शन देंगे बंगाल, मद्रास, बंबई, पंजाब। याद रखिएगा बंगाल। और दूसरा सवाल जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से आएगा कि भाई इसको किसने जारी किया या लागू किया, तो आंसर याद रखिएगा रॉबर्ट क्लाइव। दो ही सवाल बनता है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से। मैं एक सेकंड में आपको सिर्फ दो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस समझा दे रहा हूं ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है क्या। देखिए दोस्तों, ड्यूअल मतलब टू, एडमिनिस्ट्रेशन उस दौर में जो आपको काम काज चलाना है उसमें दो मेजर काम है। एक है टैक्स कलेक्ट करना, दीवानी, और दूसरा काम है निजामत, मतलब लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो दोस्तों ड्यूअल सिस्टम में क्या, दीवानी इन्होंने ले लिया है शाह आलम से, जो कि भारत के सुल्तान है, मुगल राजा हैं, और निजामत ले लिया है इन लोगों ने किससे, बंगाल का जो नवाब था, जो अभी हमने जस्ट देखा मीर जफर का जो बेटा बना था। तो दो जगह से दो पावर इन्होंने ले लिया। दीवानी डायरेक्टली हैंडल कर रहे थे, निजामत थ्रू अपने ऑफिसर्स जिसको अपॉइंट किया गया था। कहा जाता है दोस्तों ये 7 साल ये रहा, 1765 से 72 तक, और इसको आखिर में खत्म किया किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। और कहा जाता है ये 7 साल बंगाल के सबसे खराब 7 साल थे, एकदम अंधकार था, अंधेर नगरी चौपट राजा वाली जो बात होती है ना। तो हमको क्या याद रखना अपने एग्जाम के लिए, ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां जारी लगाया गया, बंगाल। किसने लगाया, रॉबर्ट क्लाइव। किसने खत्म किया, वॉरेन हेस्टिंग्स। बाकी सब भूल जाओ, ये 3 चीजें याद रखना, यही 3 चीज याद रहना है। तो पहले स्लाइड में जो मैंने आपको समझाया वही लिखा हुआ है, ये भूल भी जाओगे ये नहीं पूछेगा हमसे, इसके लिए मेरे को टेंशन नहीं है। याद क्या रखना है, किसने शुरू किया और किसने खत्म किया, जो मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने इसको खत्म किया। और इसके तहत 2 नाम और याद रख सकते हो कि मोहम्मद रजा खान, या नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, क्योंकि ये बहुत भारी सवाल होगा अगर पूछ देते हैं ये चीज, तो ये भूल भी जाओगे तो चलेगा, ये नहीं पूछना चाहिए। इनको पूछेंगे मैक्सिमम क्लाइव या वॉरेन हेस्टिंग्स से ही। और ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहां जारी किया गया। तो दोस्तों 2 मिनट में बंगाल को एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बंगाल, मैंने क्या कहा, हमने बात की है बंगाल में 5 जो आज वाले जो हमारे नवाब हैं। एक सेकेंड के लिए इसको मैं अगर हटा दूं, चलिए यहां पे लिखते हैं। बंगाल में हमने बात किया सिराज का, हमने बात किया सिराज का, हमने देखा ये पलासी का युद्ध लड़ता है। इसके पहले हमने देखा इसका कारण था ब्लैक होल ट्रेजेडी, और हमने देखा कि ये हार जाता है, इसे मार दिया जाता है। अगला मीर जफर है जो कि बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा क्योंकि डिमांड सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा। और इसके बाद आएगा मीर कासिम जो कि लड़ेगा कौन सा युद्ध, बक्सर का बैटल। और बक्सर में इसके साथ कौन 2 लोग और हैं, अवध का राजा शुजा और भारत का राजा शाह आलम, और ये तीनों साथ में हारेंगे। और इसके बाद कौन सी ट्रीटी होगी, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। तो दोस्तों ये ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बाद एक और चीज जो हमने बात किया वो है ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो पूरे बंगाल से ये 10-12 शब्द आप याद रखिए, आपका जिसको कहते हैं ना कि काम हो जाएगा। अब दोस्तों बस एक और लास्ट टॉपिक आज का ले लेते हैं, एंग्लो मैसूर वॉर। देखिए दोस्तों, मैसूर आप देख लो, यहीं पे साउथ में ये वाला एरिया था ना कर्नाटक, ये वाला एरिया हो गया मैसूर। यहां पे 4 युद्ध होते हैं, और इसमें बस आपको याद रखना है कि पहले युद्ध में, दूसरे युद्ध में हैदर अली और टीपू बाप बेटे हैं। दूसरे ही युद्ध के दौरान, एकदम रट लेना इस बात को, हैदर अली की मृत्यु हो जाती है कैंसर से, और तीसरे चौथे में सिर्फ टीपू बेटा अकेले लड़ रहा है। तो पहले में सिर्फ बाप बेटे दोनों हैं, दूसरे तीसरे में पहले दूसरे में बाप बेटे दोनों हैं, तीसरे चौथे में सिर्फ बेटा लड़ रहा है। तो दोस्तों पहले वॉर कब हुआ, 1767 से 69। हमको बस इतना याद रखना है कि इस वॉर में हैदर अली बहुत बार जीत रहा है, अंग्रेजों के खिलाफ बहुत अच्छी लड़ाई लड़ता है,
लगातार जीतते जा रहा है और फाइनली इसके कारण जो ट्रीटी साइन होती है वो है ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसमें कारण में मत जाइए, कारण कभी नहीं पूछेगा इसका सिर्फ ट्रीटी याद रखना। इस एंग्लो मैसूर वॉर का ट्रीटी याद रखो, यही पूछेगा, ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरी चीज दोस्तों, यहां पर इन लोगों के बीच में एक समझौता होता है ट्रीटी के बाद, और समझौते का एक लाइन बस याद रखो कि समझौते के तहत अंग्रेज और हैदर अली एक दूसरे को प्रॉमिस करते हैं कि भाई जब एक दूसरे को जरूरत पड़ेगा ना, हम लोग दोनों एक दूसरे की मदद करेंगे। मतलब हैदर अली को अगर मान लीजिए मराठा अटैक करते हैं तो मराठा के खिलाफ अंग्रेज बोलेंगे कि हम आपकी लड़ाई में आपका साथ देंगे। लेकिन दोस्तों बहुत जल्दी उनको दिख जाता है कि ये नहीं हो पाएगा, ये साथ नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल के अंदर एक लड़ाई होगी मराठों के साथ और अंग्रेज वहां मदद करने नहीं आएंगे। और इनको दिख जाएगा ये चीज कि ये हम भरोसा इन लोगों पर नहीं कर सकते। और दोस्तों इसी कारण से देख लीजिए, इस ट्रीटी के बाद 2 मेजर चीज हुए। एक तो ये हो गया कि आप आगे चलकर कभी भी मदद कीजिएगा, दूसरा चीज ये है कि लड़ाई के पहले जो भी हमने इस दौरान जो भी एक दूसरे का जीता है, एक दूसरे को वापस कर दो। तो दोस्तों ये चीज देख लो, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये दूसरे वॉर के लिए काम आएगा। यहां पे देखो, ब्रिटेन ने प्रॉमिस क्या किया है कि अगर हम दोनों पे कभी पे हैदर अली पे कोई अटैक होगा, हम आपकी मदद के लिए आएंगे। लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि 2 साल के बाद ही मराठाओं ने अटैक किया और ये लोग उनकी मदद के लिए नहीं आए। ब्रिटेन हैदर अली की मदद के लिए नहीं आया और इस कारण से ब्रिटेन हो गया हैदर अली हो गए कि भाई अब जो है ना, जिंदगी भर ब्रिटिश पे कभी भरोसा नहीं करेंगे। और यही पॉलिसी दोस्तों हैदर अली के बेटा जो टीपू सुल्तान है वो भी फॉलो करते हैं कि कुछ भी हो जाए जिंदगी भर इन पे भरोसा नहीं करना है। दोस्तों दूसरा वॉर 80 से 84, 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां पे याद रखिए। क्यों हुआ? क्योंकि देखिए दोस्तों, इस वक्त क्या है ना, वर्ल्ड हिस्ट्री अगर कभी कभी थोड़ा भी आइडिया होगा ना, तो इस वक्त क्या है कि अंग्रेज जो है अमेरिका में फ्रांस से लड़ रहे हैं। तो यहां पे फ्रांस का एक छोटा सा इलाका है जिसको कहते हैं माहे, जो केरला के आसपास है। अंग्रेजों ने इस पे हमला बोल दिया। लेकिन दोस्तों मैंने जो अभी 2 स्लाइड पीछे अगर आप देखोगे, देखो ये है माहे, आप देख सकते हो ये मैसूर से सटा हुआ है और मैसूर का बहुत ज्यादा ट्रेड यहां से होता था। तो जब अंग्रेजों ने माहे पे अटैक किया ना, तो हैदर अली और टीपू सुल्तान ने बोला कि भैया ये तो हम पे अटैक है, क्योंकि माहे हमारे अंतर्गत आता है, हमारा सामान ले जाता है बाहर, तो भाई हम पे तुमने अटैक किया और इसलिए ये दूसरा बैटल इन लोगों में होता है। तो बेसिकली सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर क्यों हुआ? ये वाला माहे को अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया है और हम जानते ही हैं कि पिछले ही बैटल से ये खुन्नस थी, क्योंकि अंग्रेज इनकी मदद के लिए आए नहीं थे और ये बहुत क्लियर थे कि तुमने हमारा मदद नहीं किया, अब हम तुम पे एतबार नहीं करेंगे। दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज ये है जो मैंने पहले ही कही कि यहां पर हैदर अली का जो है निधन हो जाता है बीच वॉर में। कैंसर था, 82 में वो मर जाते हैं। इससे पहले हैदर अली और इरकूट के बीच में एक बहुत फेमस बैटल हुआ था और यहां पर इरकूट ने हैदर अली को हरा दिया था और मद्रास को बचा लिया था। तो ये हो गया है। अब बेटा लड़ेगा अकेले, फादर का डेथ हो चुका है, अब बेटा को लड़ना है अकेले। लेकिन बहुत जल्दी ये लोग डिसाइड करते हैं बाई 84 कि भाई कब तक लड़ेंगे, लड़ाई बंद करो, छोड़ो अब इस लड़ाई को। और ये लोग एक ट्रीटी साइन करते हैं और ट्रीटी का नाम है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तो इसको याद रख लो ट्रीटी को। वैसे जो मैंने पहले बोला है कि आप ऑर्डर में रखोगे वैसा कॉलम बनाओ, इसमें रख लो। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर यहां पर साइन हो गया है। तो दोस्तों अपने लिए क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि सेकेंड एंग्लो कर्नाटिक वॉर के बाद कौन सा ट्रीटी साइन हुआ? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। मैंगलोर कहां है? हमने उसी वाले, अगर मैं वापस चला जाऊं 1 सेकेंड के लिए, देखो मैंगलोर भी यहीं पे पश्चिमी तट पर एक और शहर है आपका। तो यहां पर इन्होंने मैंगलोर वाला ये ट्रीटी कर लिया है। तीसरा युद्ध दोस्तों क्या है कि टीपू सुल्तान अटैक कर देते हैं ट्रेवनकोर पे।
ट्रेवेनकोर देखिए, हमने पहले अभी थोड़ी देर पहले बात की ना, यहां पर अटैक कर रहे हैं और ट्रेवेनकोर ब्रिटेन का अलाई है, ब्रिटिश अलाई है। तो भाई टीपू सुल्तान ने ट्रेवेनकोर पे अटैक किया तो ब्रिटेन बोलता है भाई तुमने हम पे अटैक कर दिया है, और फिर से इन लोगों में युद्ध छिड़ गया। देख ली, मैंने कहा ना ये ब्रिटिश अलाई है। और अगर किसी के मन में यह है कि भाई ट्रेवेनकोर पे क्यों अटैक किया टीपू ने, तो देखिए ट्रेवेनकोर ने ये 2 क्षेत्र खरीद लिए थे डच से, डच लोगों से ये 2 क्षेत्र खरीदे थे। तो टीपू को लगा कि भाई ये मेरे इलाकों के एरिया को तुम क्यों खरीद रहे हो, तो उन्होंने उस पर अटैक किया था। हमको क्या याद रखना है कि कारण क्या है, क्योंकि टीपू ने ट्रेवेनकोर पे अटैक किया जो कि ब्रिटेन का अलाई था, तो ये लड़ाई छिड़ गई है इन दोनों के बीच में। दोस्तों इस लड़ाई का खूबी यह है कि साउथ के जितने मेजर पावर थे, निजाम था, मराठा थे, ब्रिटेन था, कर्नाटक था, ये सब लोग मिलकर टीपू पे हमला बोलते हैं, टीपू को बुरी तरीके से हराते हैं, और फाइनली इन लोगों के बीच में एक ट्रीटी होती है जिस ट्रीटी को कहते हैं ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। दोस्तों यहीं पे याद रखना, श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी होती है। टीपू का आधा क्षेत्र, आधा एरिया जो है यहां पे टीपू से ले लिया जाता है। टीपू से 330 लाख रुपए उस वक्त लिए जाते हैं, और टीपू के 2 बच्चों को अंग्रेज अपने साथ कलकत्ता कैद में लेके चले जाते हैं। तो दोस्तों यहां पे आप देख सकते हैं ट्रीटी कौन सा है, हमारे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कैपिटल है टीपू का, उसका आधा किंगडम उससे ले लिया गया। और जैसे मैंने पहले कहा ना कि मैसूर की बहुत बुरी हार होती है, इस चीज को याद रखिए। और यहां पे एक नाम और आया है दोस्तों, ये बाद में हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ेंगे। कॉर्नवालिस इस वक्त भारत के गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल, जो मतलब वॉरेन हेस्टिंग्स के बाद ये यहां पर गवर्नर हैं इस वक्त। तो ये याद रखिए, गवर्नर जनरल नहीं, गवर्नर याद रखिए। वॉरेन हेस्टिंग्स का नाम हमने पढ़ा है, क्लाइव का नाम पढ़ा है, अब कॉर्नवालिस हैं। ये मैं लास्ट क्लास में आपको सारे गवर्नर और गवर्नर जनरल्स की एक साथ सूची दूंगा, एक बार में एक जगह पढ़ाएंगे इसको, तो इसके लिए अभी घबराना नहीं है। दोस्तों हार गया टीपू, मैंने पहले ही कहा ये उतना इंपॉर्टेंट, मतलब टीपू का ऑलमोस्ट खत्म ही हो रहा है। आखिरी वॉर है 99 में। हमको बस एक चीज याद रखना दोस्तों, ये एक ऐसा वॉर है जिसमें कोई ट्रीटी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि टीपू का यहां पे मौत हो जाएगा, टीपू लड़ाई में लड़ते लड़ते मर जाएंगे। जो टीपू कहते थे ना कि इट्स बेटर टू लिव लाइक अ लायन फॉर अ डे देन टू लिव लाइक शीप फॉर 100 ऑफ ईयर, मतलब भेड़ बकरी की तरह रहने से अच्छा है, सालों जीना से अच्छा है कि एक दिन लायन की तरह रहो। और यहां पे वही चीज होता है, मैसूर को सब लोग फिर से घेर लेते हैं, मैसूर को बुरी तरह हराते हैं। अगर किसी को यह है कि कारण क्या है, तो यह था कि मैसूर को अंग्रेज कह रहे थे, जो कल मैं पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, कल नहीं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा, कि अंग्रेज बोल रहे थे कि आप सब्सिडियरी अलायंस, ये मैं आगे पढ़ाऊंगा दोस्तों, कि आप ये साइन करिए। टीपू बोल रहे थे मैं नहीं साइन करूंगा, और इसको लेकर अंग्रेजों ने उन पे हमला बोला और उनको बुरी तरीके से हरा दिया। मैसूर को यहां पर बुरी तरीके से हरा दिया गया है, और इस कारण से अंत में 1799 में टीपू की इस युद्ध में मृत्यु हो जाती है। चूंकि दोस्तों मृत्यु हो गई तो कोई ट्रीटी नहीं होगा। एक चीज बस याद रखिए, यहां इंपॉर्टेंट यह है कि इस ट्रीटी के बाद वुडियार्स, जिनको हटाकर मैसूर में हैदर अली ने अपना एम्पायर शुरू किया, उनके एक छोटे बच्चे को गद्दी पे वापस बैठा दिया गया। तो आप देख सकते हैं सब लोग मिलके आ रहे हैं और ये बैटल लड़ा जाता है। और ये एक और गवर्नर हैं, इनका नाम हम लोग, जैसे मैंने पहले कहा, एक साथ सबको पढ़ेंगे। तो बैटल कहां लड़ा गया? जहां टीपू का कैपिटल है श्रीरंगपट्टनम। क्या होता है? हार गया टीपू, टीपू की मौत हो गई। बस ये याद रखिए कि चौथे बैटल में टीपू की मृत्यु हो जा रही है। जैसे मैंने पहले कहा, वुडियार डायनेस्टी के एक छोटे बच्चे को यहां पर सत्ता पे बैठा दिया गया है। और इस तरीके से दोस्तों एक तरह से देखिए, थोड़ा बहुत जो फ्रेंच थ्रेट भारत में बचा हुआ था वो भी यहां पर जाकर खत्म हो जा रहा है। तो ये तमाम बातें थी दोस्तों। लास्ट 2 मिनट, थोड़ा सा मैं एक्सीड कर गया हूं, लास्ट 2 मिनट आपको मैं बता दे रहा हूं कि आज जो हमने पढ़ा वो हमने बेसिकली शुरुआत की, जो 4 लास्ट स्टेट बच गए थे उनको देख लिया। उसके बाद हम लोग इंटर किए एंग्लो कर्नाटिक वॉर। हमने देखा दोस्तों 3 युद्ध यहां पर। इन तीनों के ट्रीटीज को याद कर लीजिए, 3 युद्ध 3 ट्रीटी। पहला ट्रीटी क्या था दोस्तों? एक्स ला चैपेले,
दूसरा ट्रीटी क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास। तीसरा क्या था? ट्रीटी ऑफ पेरिस। तो ये आपको यहां पर याद रखना है। और उसके अलावा यहां पर इसके अलावा हमने देखा ट्रीटी ऑफ, फिर पलासी और बक्सर देखा। बक्सर के बाद हमने देखा ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और यहां पर 4 इनके साथ ट्रीटी देखा। सॉरी दोस्तों, यहां मद्रास मैंने बोल दिया, यहां पौंडीचेरी होगा। उसके बाद हमने 4 एंग्लो मैसूर देखा, जिसमें पहला ट्रीटी क्या था? ट्रीटी ऑफ मद्रास। दूसरा क्या था? ट्रीटी ऑफ मैंगलोर। तीसरा श्रीरंगपट्टनम, और चौथा में कोई ट्रीटी नहीं था, क्योंकि टीपू की यहां पर मृत्यु हो जाती है, उन्हें मार दिया जाता है। तो दोस्तों ये तमाम बातें थी जो हमने करनी थी यहां तक। अगले क्लास में सिर्फ मराठा और सिख बच गए, उनको पढ़ लेंगे और ये पूरा हमारा 18वीं शताब्दी खत्म हो जाएगा। तो ये तमाम बातें हैं, मैं देख ले रहा हूं। रोहिणी जी, कल ही हमने बात की थी फर्रुखशियर की। रोहिणी जी, कल हमने बात कर ली थी फर्रुखशियर की। देखिए दोस्तों, समझिए कि ये हमारे एग्जाम में हमसे बहुत ज्यादा कंसेप्ट नहीं पूछेगा, हमसे फैक्ट्स पूछेगा। फिर भी मैं थोड़ा कंसेप्ट इसलिए बताते रहता हूं कि ताकि अगर आपको थोड़ा भी अगर आइडिया रहेगा ना, तो आप खुद से रिकॉल भी कर सकते हैं। हर चीज कितना रटिएगा दोस्तों। क्लास एग्जैक्टली 8 बजे शुरू हो जाती है। एकदम सही, जो लोग आंसर लिख रहे हैं, नवीन चंद्र सेन पोएट थे। एकदम सही है दोस्तों, आप लोग सही बोल रहे हैं। अ नाइट फॉर इटर्नल ग्लूम फॉर इंडिया, ये नवीन चंद्र सेन, इन्होंने ये कहा था। सूरज जी, अपलोड कर दिया गया है ये पीडीएफ, ये लिंक में अवेलेबल है, कल भी अपलोड कर दिया गया था। रोनित जी, 8 बजे क्लास शुरू हो जाती है। रोहिणी जी, आप सही हैं। दोस्तों अगला क्लास जो अब है, आज के तो नहीं है, आज नहीं है दोस्तों। देखिए, हमने कल ही आपको शेड्यूल बताया ना कि मंडे टू फ्राइडे जो वीकडेज है, सवेरे 8 से 9 क्लास रहेगा, और सैटरडे संडे को हमारा मैराथन सेशंस रहता है 4-4 घंटे का। तो वहां पर ज्यादा होगा, यहां पर थोड़ा कम होगा। पलासी में चंदन कुमार जी, रॉबर्ट क्लाइव थे। आकांक्षा, इसके बाद कोई क्लास नहीं है। सूरज जी, अपलोड कर दिया गया पीडीएफ। क्या है? हो गया, क्या बताना है? नहीं दोस्तों, शेड्यूल भी अपलोडेड है। ये जो क्रैश कोर्स हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और बिहार सब इंस्पेक्टर के लिए चला रहे हैं, ये शेड्यूल भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। हम लोगों ने मतलब कल से 16 अगस्त से ही क्लास शुरू किया है इसका, और ये लगातार मंडे टू फ्राइडे 1-1 घंटा, और सैटरडे संडे में हमारा 4-4 घंटे का क्लासेस चल रहा है। तो इसको आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास सौरभ ठाकुर जी कल होगा, कल 8 से 9। सौरभ जी, टीपू के बारे में कल पढ़ाया, कल का लेक्चर आप प्लीज देख लीजिए, वहां पे टीपू के बारे में बता दिया। पाल चंद्रा जी, सवेरे का क्लास 8 से 9। नवीन कुमार जी, बैटल ऑफ पलासी के बाद एज सच कोई ट्रीटी नहीं हुई है। पीटर नाबाम, आफ्टर फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, just remember treaty of madras, and special fact being कि
इन्होंने प्रॉमिस किया था कि जब भी जरूरत पड़ेगी अंग्रेज इनकी मदद के लिए आएंगे, जो आगे चलकर नहीं करते हैं। अरुण जी, आपका एक एक डाउट यहां सॉल्व होगा, एक एक क्लास आपको फ्री में मिलेगा। हम आपसे सिर्फ इतना चाहते हैं कि प्लीज हमारे लेक्चर्स को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। हम आपसे और कुछ नहीं, हम लोग पूरा एड फ्री, हम लोग सिर्फ शुरू में आपसे एक एक बार ये लाइन बोलते हैं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को लाइक करें। इसके अलावा पूरे देर सिर्फ कंटेंट देते हैं, बाकी कुछ और नहीं। मैथ की क्लास दोस्तों सैटरडे संडे को होती है, महेश द्विवेदी जी। राहुल जी, चूंकि मैं पूरी तरीके से हिंदी में पढ़ा रहा हूं तो पीडीएफ में अंग्रेजी में रखता हूं ताकि लोगों को, हर तरह के लोगों को फायदा मिल सके इससे। सूरज कुमार पासवान जी, आप एक बार शेड्यूल देख लीजिए। शेड्यूल में मंडे टू फ्राइडे, जैसे कल कंप्यूटर की क्लास होगी, फ्राइडे को इकोनॉमिक्स की क्लास होगी। शुरू में सिर्फ हिस्ट्री होगा, फिर ज्योग्राफी आएगा, फिर आगे पॉलिटी आएगा, करंट अफेयर्स भी आएगा, तो ये तमाम चीजें होंगी। महेश द्विवेदी जी, रीजनिंग की क्लास सैटरडे संडे को होगी। आकांक्षा यादव, मैथ सैटरडे संडे। महेंद्र सिंह जी, आप लिंक में देखिए, आपको लिंक मिला हुआ, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन जो है ना, क्लास का डिस्क्रिप्शन, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए। इमाम अंसारी जी, हिंदी की क्लास में समझ नहीं पाया आपकी बात। जी हां विशा राठौर जी, पूरी इंडियन हिस्ट्री हम लोग कंप्लीट करेंगे। बीनू शुक्ला जी, वर्ल्ड हिस्ट्री यहां पे वैसा नहीं आएगा तो हम लोग नहीं करेंगे। नहीं सुशांत जी, शर्मत सर यहां पे क्लास नहीं लेंगे क्योंकि ये हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं। शर्मत सर इंग्लिश में लेते हैं क्लासेस। जी हां दोस्तों, शिव पांडे, पूरी लेक्चर कंप्लीट होगी, पूरा चीज यहां पे कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना कुछ, इसको बाद में आप फिर से वॉच कीजिए, फिर से देखिए। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू आशीष रंजन सर, गुड बाय, थैंक यू।